हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम इन केडी क्लासेस। तो बेटा लास्ट जो हमारे लेक्चर था, लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो जेनेटिक का था। आज हम हमारी जो यूनिट है 10th क्लास की फर्स्ट यूनिट, उसका 4th चैप्टर जो है इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप्स, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी होती क्या है, इम्यूनिटी की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझें। होता क्या है कि हमारी बॉडी में डेली कई टाइप्स के बैक्टीरिया वायरस जो हैं वो हमारी बॉडी में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, और जो डिजीज़ कोज कर सकते हैं, लेकिन हम सबको पता है कि हम डेली जो है वो किसी डिजीज़ के कांटेक्ट में नहीं आ रहे। वायरस के कांटेक्ट में आ रहे हैं, लेकिन डिजीज़ जो है वो हमारी बॉडी में नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही, इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे रीज़न ये है कि हमारी बॉडी में कोई ना कोई स्ट्रक्चर ऐसी प्रेजेंट है जो उन बैक्टीरिया वायरस या फंगस को क्या कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है। ठीक है, जिसके कारण क्या है कि हम डिजीज़ इन्फेक्ट नहीं होते। तो हम ये कह सकते हैं, इम्यूनिटी की डेफिनेशन ये आ सकती है ना कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमारी बॉडी में जो रेजिस्टेंस प्रेजेंट है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम इम्यूनिटी कहेंगे। ठीक है, क्लियर है सभी की डेफिनेशन। अब देखिए, अब अभी बात कर रहे हैं, अभी जो करंट में डिजीज़ चल रही है कोविड-19, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी देखिए जो आ रहा है रेशियो सामने कि 80% जो डिजीज़ेज़ हैं हमारे पास, 80% जो केसेस हैं वो नॉन सिम्टोमेटिक हैं, मीन्स उसमें सिम्टम्स हमें दिखाई ही नहीं दे रहे। उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ क्या है, इम्यूनिटी जो है वो मैटर कर रही है। यदि किसी पर्सन का इम्यून लेवल, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें क्या है कि ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो पेशेंट को नहीं हो रही और वो रिकवर भी इजीली हो रहा है। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि ये जो कोविड-19 से रिलेटेड जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो मोस्टली बिलो 10 एंड अबो 60 के लिए लगाई गई है। इसके पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि इन लोगों का जो रेजिस्टेंस पावर होता है, इम्यूनिटी पावर जो होती है वो वीक रहती है, इसलिए इन लोगों पर रेस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन इसके बीच वाला जो एज गैप है उसमें क्या है, इम्यूनिटी पावर हाईली डेवलप्ड होती है। तो इम्यूनिटी यदि हाईली डेवलप्ड होगी तो कोई भी पैथोजन जो है वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। इसलिए ये जो रेस्ट्रिक्शन है वो बिलो 10 एंड अबो 60 के लिए है। तो हमने बात की इम्यूनिटी की कि इट इज़ डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। हमारी बॉडी में इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस प्रेजेंट है उसे हम इम्यूनिटी कह रहे हैं। अब इम्यूनिटी सिस्टम है हमारी बॉडी में, इम्यूनिटी को जो प्रोवाइड करेगा, तो हमारी बॉडी में हर वर्क को करने के लिए कोई ना कोई स्पेसिफिक सिस्टम प्रेजेंट है। डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसी तरह है इम्यूनिटी के लिए इम्यूनिटी सिस्टम। द सिस्टम ऑफ आवर बॉडी विच इज कैपेबल और रेस्पॉन्सिबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग द इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो क्या काम करेगा, या हम इम्यूनिटी सिस्टम किसे कहेंगे? ऐसा सिस्टम जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शियस जो एजेंट हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या पैथोजन है, या तो उनकी एंट्री नहीं होने देगा, या फिर यदि वो एंटर हो जाते हैं तो उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। डिस्ट्रॉय कर देगा तो क्या होगा, डिस्ट्रॉय कर देगा तो आगे कोई डिजीज़ हो ही नहीं पाएगी। जैसे हम एक एग्जांपल लें कि अब मान लीजिए हमारी जो BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो इम्यूनिटी है। कैसे? अब यदि कोई भी आतंकवादी, यदि कोई भी टेररिस्ट हमारी बॉर्डर पर आता है और हमारे BSF या हमारे जो आर्मी सोल्जर्स हैं वो क्या करेंगे, वो उनको वहीं डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो हमारी कंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यदि वो फेल हो जाएंगे वहाँ, यदि वो वहाँ पर किसी भी कारण से छुपाकर टेररिस्ट यदि हमारी कंट्री में एंटर कर जाते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उसी तरह से हैं पैथोजन्स।
पैथोजेंस भी क्या करेंगे, यदि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम ने उनको रोक लिया तो क्या होगा, तो डिजीज नहीं होगी। लेकिन यदि वो हमारी बॉडी में एंटर कर गए तो उसके बाद हमें किसी ना किसी तरह से प्रॉब्लम होने वाली है। अब इम्यूनिटी सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड है देखिए, इट कंसिस्ट ए लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, बहुत सारी सेल्स इंक्लूड रहती हैं, बायोलॉजी है तो इंक्लूड सेल्स तो होंगी ना। बोन मैरो, ठीक है, बोन के अंदर एक टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसे बोन मैरो कहेंगे। लिम्फ नोड्स, थाइमस ग्लैंड, लीवर, ब्लड एंड लिम्फ आर फंक्शनल इन दिस सिस्टम। मेन जो है वो ब्लड एंड लिम्फ है इसके अंदर, ठीक है ना। ये सब मिलकर इम्यूनिटी सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। मतलब किसी वायरस या पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने में जो मेन रोल रहेगा वो इन सब का रहेगा। अब हमें बात करनी है, फर्स्ट हमारा हुआ इम्यूनिटी, सेकंड हमारा हुआ इम्यूनिटी सिस्टम, से थर्ड आता है इम्यूनोलॉजी, ठीक है। थर्ड हमारे पास आता है इम्यूनोलॉजी। देखिए इम्यूनोलॉजी क्या है, इम्यूनोलॉजी है द स्टडी ऑफ ऑल द रिएक्शंस and related systems that work for the eradication of the pathogen from the body is called immunology। हमारी बॉडी में यदि कोई पैथोजन एंटर कर गया, एंटर होने के बाद हमारी बॉडी में बहुत सी रिएक्शंस होंगी, ठीक है, जो उन पैथोजन को डिस्ट्रॉय करेंगी। तो उन रिएक्शन की स्टडी करना या उनसे रिलेटेड सिस्टम की स्टडी करना जो पैथोजन को डिस्ट्रॉय करेंगे, ठीक है ना। पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने वाली जो रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रही है या फिर उनसे रिलेटेड जो सिस्टम है उनकी स्टडी करने को हम क्या कहेंगे, इम्यूनोलॉजी कहेंगे। क्लियर है बेटा सभी के। अब देखिए अभी क्या है, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, हमारे पास इम्यूनिटी के 2 टाइप्स हैं, इननेट इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी का दूसरा नाम हमारे पास नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है या फिर नेचुरल इम्यूनिटी है। उसी तरह से सेकंड जो हमारे पास इम्यूनिटी रहती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी और अडेप्टिव इम्यूनिटी और स्पेसिफिक इम्यूनिटी, ठीक है। तो ये 2 टाइप की इम्यूनिटी जो है वो हमारे पास रहती है। इम्यूनिटी को हम डिफेंस मैकेनिज्म भी कहते हैं, इम्यूनिटी को आप डिफेंस मैकेनिज्म भी कह सकते हैं या फिर रेजिस्टेंस पावर भी कह सकते हैं, ठीक है। याद रखना है आपको क्या, इन्नेट इम्यूनिटी जो है, इम्यूनिटी के लिए हम कई वर्ड्स यूज में ले सकते हैं। देखिए क्या क्या, या तो इम्यूनिटी आ जाएगा, या तो इम्यूनिटी, सेकंड क्या रहेगा, डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म, या फिर रेजिस्टेंस पावर, रेजिस्टेंस पावर। ये तीनों ही वर्ड आप यूज ले सकते हैं, ठीक है ना, इम्यूनिटी, डिफेंस मैकेनिज्म और रेजिस्टेंस पावर। हमने टाइप्स पढ़े इम्यूनिटी के। इम्यूनिटी के हमारे पास 2 टाइप्स हैं, इनेट इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी का जो फर्स्ट टाइप है हमारा इनेट डिफेंस मैकेनिज्म। तो देखिए इनेट डिफेंस मैकेनिज्म में क्या है, दिस इज इनबॉर्न इम्यून सिस्टम। इनबॉर्न इम्यून सिस्टम मीन्स क्या है कि जब एक पर्सन की बर्थ होती है उस टाइम पर ये इम्यूनिटी सिस्टम उस पर्सन में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है, ये जो इम्यूनिटी सिस्टम है पर्सन में उस टाइम प्रेजेंट रहेगा जब उसकी बर्थ होगी। सेकंड क्या है इसका, देखिए हमने पढ़ा ना, अब इन्नेट है, इन्नेट क्योंकि बॉडी के अंदर पहले से थी, और नेचुरल क्योंकि नेचुरली मिली। नॉन स्पेसिफिक क्यों कह रहे हैं इस इम्यूनिटी को, ठीक है, वाई इन्नेट इम्यूनिटी और नेचुरल इम्यूनिटी इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। सो देर इज रीजन, दिस डिफेंस मैकेनिज्म डज नॉट प्रोवाइड स्पेसिफिक इम्यूनिटी अगेंस्ट ए स्पेसिफिक पैथोजन। मतलब क्या है कि ये जो इम्यूनिटी है ये कोई स्पेसिफिक इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं कर रही है, किसी पर्टिकुलर पैथोजन के लिए कोई पर्टिकुलर इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं कर रही है, ठीक है। रादर इट एम्प्लॉयज ए कॉमन मैकेनिज्म अगेंस्ट द एंटीजन। मतलब जितने भी एंटीजन आएंगे ना, चाहे वो फंगस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो या अदर कोई भी पैथोजन हो,
इन सब के वर्क करने का, इनेट डिफेंस मैकेनिज्म के वर्क करने का जो वे रहेगा वो सब के लिए कॉमन रहेगा। कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक वे नहीं है, सबके लिए अलग अलग स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, नॉन स्पेसिफिक। सुना है ना हमने, एक ही लाठी से हाँकना। तो एक ही लाठी से हाँकने का मतलब क्या होता है, हिंदी में आपने पढ़ा होगा, तो वही यहाँ है। इनेट डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो सबको एक ही लाठी से हाँक रही है, मीन्स सबके साथ जो ट्रीट करने का वे है वो कॉमन है, इसलिए इसे नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहते हैं। अब देखिए नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी जो है उसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है। देखिए नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी में इंक्लूड रहता है सबसे पहले फिजिकल बैरियर। इनेट डिफेंस मैकेनिज्म इंक्लूड फिजिकल बैरियर। देखिए ये जो है ना फिजिकल बैरियर्स का क्या फंक्शन रहेगा, किसी भी पैथोजन की एंट्री को बॉडी में प्रिवेंट करना। मतलब फिजिकल बैरियर का फंक्शन है कि बॉडी में किसी भी पैथोजन की एंट्री ही ना होने दी जाए, क्योंकि प्रॉब्लम तो जब आएगी ना, जब एंटर कर जाएंगे तो एंटर ही नहीं होने देंगे। जैसे हमने एग्जांपल पढ़ा कि एंट्री के बाद ही प्रॉब्लम आने वाली है। तो देखिए हमारी बॉडी में जो स्किन है, सीलिया एंड फ्लेजिला जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, एंड म्यूकस जो एक लिक्विड हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है, नोज में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ये जो स्किन है, सीलिया, फ्लेजिला, म्यूकस, ये सब क्या करेंगे, ये सब जो पैथोजन है उसकी एंट्री को प्रिवेंट करेंगे, उसे एंटर नहीं होने देंगे। आपने सभी ने देखा होगा कि जो हमारी नेज़ल कैविटी है, उस नेज़ल कैविटी में हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। हेयर्स के साथ साथ वहाँ पर एक लिक्विड प्रेजेंट रहता है जिसे म्यूकस कहते हैं। तो ये हेयर्स, म्यूकस, ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं, ये सब मिलकर वहाँ पर एक नेटवर्क बना रहे हैं, ठीक है। एक नेटवर्क बना रहे हैं, एक वेब बना रहे हैं, एक जाल। अब क्या होगा कि जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा तो वो उस नेटवर्क में, इस जाल में फंस जाएगा तो नोज़ में ही रह जाएगा। हमारी बॉडी का जो इनर रेस्पिरेटरी सिस्टम है वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, ठीक है। और वहाँ तक नहीं पहुँचेगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिजिकल बैरियर का फंक्शन क्या रहेगा, बॉडी में पैथोजन की एंट्री को प्रिवेंट करना। क्लियर है सभी के। उसके बाद सपोज कीजिए कि एंटर हो गया बॉडी में, हमारी जो फिजिकल बैरियर्स है वो पूरी तरह से फंक्शन नहीं कर पाए, फेल हो गए, तो फिर आता है केमिकल बैरियर। केमिकल बैरियर्स क्या करेंगे कि जो एंटर कर चुके हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाएगा, पैथोजन्स को। जैसे एसिड इन स्टमक, 9th क्लास में हमारे जो डाइजेशन वाला टॉपिक था उसमें हमने देखा कि हमारे स्टमक में एसिड होता है। वो एसिड क्या करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, पैथोजन्स जो एंटर हो जाते हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय कर देगा। वैसे ही वेजाइना जो होती है वहाँ पर भी एसिडिक एनवायरनमेंट रहता है। वो क्यों रहता है, ताकि वहाँ कोई पैथोजन की एंट्री ना हो पाए। हमारी बॉडी में बहुत से स्किन में बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट हैं। वह हमारी जो स्किन है वो भी वाटर रेजिस्टेंट होती है। तो क्यों, वो इसीलिए क्योंकि पैथोजन की एंट्री को रोका जा सके। हमारी सलाइवा में भी केमिकल्स, टीयर्स में भी और स्वेट में भी केमिकल्स हैं। तो ये केमिकल्स सब क्या कर रहे हैं, ये सब केमिकल पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, मान लीजिए ये केमिकल बैरियर भी फेल हो गया। तो केमिकल बैरियर के फेल होने के बाद क्या आएगा, केमिकल बैरियर के फेल होने के बाद आता है सेल्यूलर बैरियर, ठीक है। सेल्यूलर बैरियर में क्या होगा कि हमारी बॉडी में कई ऐसी सेल्स हैं जिनका पर्टिकुलर फंक्शन ही क्या है कि आने वाले पैथोजन्स को डिस्ट्रॉय करना। आपने 7th 8th 9th क्लास में पढ़ा है कि WBC होती है, वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। कैसे करती है बेटा ये इम्यूनिटी प्रोवाइड, ये कर रही है हमारी बॉडी में जो पैथोजन्स आए उनको ये WBC क्या करेगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। तो वो पैथोजन्स जो हैं वो अपना वर्क नहीं कर पाएंगे। तो WBC सेल्यूलर बैरियर में ही इंक्लूड हो रही है। कहने का मतलब सेल्यूलर बैरियर क्या करेगा, सेल्यूलर बैरियर जो पैथोजन्स हैं, जो सेल्स हैं हमारी बॉडी की, वो पैथोजन्स को डिस्ट्रॉय कर देंगी। अब WBC के हमारे पास बहुत से टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो उनमें एक मैक्रोफेज होता है, एक मोनोसाइट होता है,
एक न्यूट्रोफिल होता है, नेचुरल किलर सेल्स होती हैं। तो ये सब WBC सेल्स मिलकर और पैथोजेंस जो है उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो इस तरह से हमारा वर्क करता है सेल्यूलर बैरियर। अब सपोज कीजिए सेल्यूलर बैरियर भी फेल हो गया तो क्या होगा। अब जब सेल्यूलर बैरियर फेल हो जाता है तो क्या होता है, जैसे आपने एक सपोज कीजिए बेटा, एक सिंपल सा कॉमन एग्जांपल है जो आपने बचपन में सभी ने किया है, मैंने भी किया है। क्या होता था जब भाई बहन झगड़ते थे तो जो भाई बहन है या हम किसी भी 2-3 पर्सन के बीच झगड़ा चल रहा है तो हम तब तक तो फाइट करते रहेंगे जब तक हम कैपेबल हैं, लेकिन जब हम हारने लग जाते हैं, जब हम हार जाते हैं तो हम बचपन में क्या करते थे, चिल्लाया करते थे मम्मी के लिए, मम्मी को बुला लिया करते थे, चिल्लाते थे, है ना। वही काम यहाँ होगा। फर्स्ट क्या किया, फर्स्ट फिजिकल बैरियर ने वर्क किया, एंट्री को रोका। केमिकल बैरियर ने क्या किया, उनको डिस्ट्रॉय किया। फिर हमारी बॉडी में WBC सेल्स थी, उन्होंने भी डिस्ट्रॉय करने का ट्राई किया। लेकिन सपोज कीजिए ये तीनों ही फेल हो गए तो क्या आएगा, फिर हमारी बॉडी जो है वो सिम्टम्स प्रोड्यूस करेंगी। जब ये तीनों ही फेल हो जाएंगे तो हमारी बॉडी जो है वो साइन सिम्टम्स प्रोड्यूस करेंगी, जैसे फीवर, इन्फ्लामेशन मीन्स जैसे आप बोलते हो ना कि हेडेक हो रहा है या बॉडी में स्किन पर रैशेज हो गए या फीवर आ गया या बॉडी में कलर चेंज हो रहा है, तो ये सब क्या है, इन्फ्लामेशन है। इनसे हमें पता लगेगा कि हमारी बॉडी में किसी जो पैथोजन है उसकी एंट्री हो गई है और हमारी बॉडी उनको डिस्ट्रॉय करने में फेल हो गई है। तो अब हमें कोई ना कोई केमिकल्स, मेडिसिन की हेल्प लेनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा वर्क करता है इनेट डिफेंस मैकेनिज्म। आई होप सभी को समझ आया होगा। उसके बाद देखिए सेकंड जो हमारा था एक्वायर्ड डिफेंस मैकेनिज्म या अडेप्टिव या स्पेसिफिक। तो एक्वायर्ड या अडेप्टिव या स्पेसिफिक जो था उसमें क्या होगा, देखिए एक्वायर्ड, अडेप्टिव या स्पेसिफिक में क्या होता है कि ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है ये हम आफ्टर बर्थ गेन करते हैं। मतलब एक पर्सन की जब बर्थ हो जाती है उसके बाद उसकी बॉडी में ये डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप होता है। ठीक है, और इसको हमने स्पेसिफिक कहा। उसको नॉन स्पेसिफिक क्यों कहा था, क्योंकि उसके वर्क करने का जो एक वे था वो हर टाइप के एंटीजन के लिए सेम था। वैसे ही इसमें होगा एक्वायर्ड डिफेंस मैकेनिज्म में कि इसको स्पेसिफिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके वर्क करने का जो वे है वो हर अलग अलग पैथोजन के लिए अलग अलग है। द होस्ट स्पेसिफिकली अटैक्स ऑन स्पेसिफिक इन्वेडर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन फॉरेन ऑब्जेक्ट। जो बाहर से कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी बॉडी में एंटर हुआ उसके लिए हमारी जो एक्वायर्ड डिफेंस मैकेनिज्म है वो उसके लिए स्पेसिफिक टाइप से जो है वर्क करती है। ठीक है, अलग अलग वायरस, अलग अलग बैक्टीरिया के लिए अलग अलग तरह से वर्क करेगी एक्वायर्ड डिफेंस मैकेनिज्म। इस इम्यूनिटी में क्या होता है, इन दिस इम्यूनिटी एंटीबॉडीज आर सिंथेसाइज्ड एंड रिएक्ट स्पेसिफिकली विद द एंटीजन। मतलब कि इस इम्यूनिटी में हमारी बॉडी एक एंटीबॉडी बनाएगी। अब ये एंटीजन या एंटीबॉडी क्या होते हैं ये इसी चैप्टर में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अभी आपको ये याद रखना है कि एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बाहर से फॉरेन पार्टिकल जो आ रहे हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का वर्क करेगी। तो हमने देखा कि इनेट के अंदर एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन नहीं हुआ, लेकिन एक्वायर्ड के अंदर एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन हुआ। और एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन के अकॉर्डिंग बनेगी। हर अलग अलग एंटीजन के लिए अलग अलग टाइप की एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होगा। इसीलिए तो इसे हम स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म कह रहे थे, है ना। क्लियर है सभी के। अब देखिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है इसके हमारे पास 2 टाइप्स रहते हैं। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के हमारे पास 2 टाइप्स रहते हैं, टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक रहता है एक्टिव इम्यूनिटी, एक रहता है पैसिव इम्यूनिटी। तो देखिए एक्टिव इम्यूनिटी क्या होगा, एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो हमारी बॉडी ही डिवेलप करेगी। बॉडी इटसेल्फ सिंथेसाइज एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीजन। ठीक है, हमारी बॉडी ने ही एंटीबॉडी को बनाया, एंटीबॉडी को हमारी बॉडी ने ही प्रोड्यूस किया। लेकिन कब किया, आफ्टर बर्थ किया। आफ्टर बर्थ किया इसलिए इसे हमने नाम दिया एक्वायर्ड। और हमारी बॉडी ने खुद नहीं बनाया इसलिए इसे नाम दिया एक्टिव। तो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होगा कि हमारी बॉडी जो है वो आफ्टर बर्थ किसी स्पेशल एंटीबॉडी को बनाएगी स्पेशल एंटीजन के लिए। जैसे देखिए बेटा
हमने सब ने सुना है कि जब नॉर्मली किसी एक पर्सन को चिकन पॉक्स हो जाता है, जब ये डिजीज़ किसी एक पर्सन को हो जाती है तो सेकंड टाइम ये डिजीज़ नॉर्मली नहीं होती। सुना है ना सभी ने? ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए होता क्या है कि हमारी बॉडी में फर्स्ट टाइम या बर्थ के टाइम चिकन पॉक्स के लिए इम्यूनिटी नहीं होती है, लेकिन जब किसी एक पर्सन को ये चिकन पॉक्स डिजीज़ हो जाती है तो हमारी बॉडी इस वायरस के लिए, इस पैथोजन के लिए इम्यूनिटी बना लेती है। हमारी बॉडी ने चिकन पॉक्स वायरस के लिए इम्यूनिटी डिवेलप कर ली। अब जब हम उस डिजीज़ से क्योर हो गए, सही हो गए, सेकेंड टाइम जब ये वापस वायरस एंट्री करेगा तो हमारी बॉडी उस वायरस को डिस्ट्रॉय कर देगी, क्योंकि अब हमारी बॉडी ने क्या किया, इस डिजीज़ के लिए एंटीबॉडी बना ली है ना। तो इस टाइप की एंटीबॉडी जिसमें हमारी बॉडी जो है इस टाइप की इम्यूनिटी जिसमें हमारी बॉडी खुद से एंटीबॉडी बना लेगी किसी पर्टिकुलर एंटीजन के लिए, उसे एक्टिव इम्यूनिटी कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल आप इसमें चिकन पॉक्स का ले सकते हैं। सेकंड हमारे पास क्या रहता है, पैसिव। पैसिव में क्या होगा कि किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए जो एंटीबॉडी है वो बाहर से एंटर करवाई जाएगी। एक्सटर्नल एंटीबॉडीज अगेंस्ट ए पर्टिकुलर एंटीजन आर इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। ठीक है, किसी स्पेशल एंटीजन के लिए स्पेशल एंटीबॉडी बॉडी में एंटर करवाई जाएगी। जैसे आपने देखा होगा ना, पोलियो के लिए हम जो है वो एक वैक्सीन दी जाती है, डिप्थीरिया के लिए दी जाती है, टीटेनस के लिए दी जाती है, अलग अलग डिजीज़ के लिए अलग अलग वैक्सीन दी जाती है ना, होने से पहले दी जाती है, होने से ही पहले। पोलियो जो है वो सबको पिलाई जाती है, पी होगी सभी ने बचपन में। क्यों? डिजीज़ होने से पहले ही हमने क्या किया, हमारी बॉडी में एंटीबॉडी इंसर्ट करवा दी। अब यदि पोलियो का वायरस हमारी बॉडी में एंटर कर जाएगा तो हमारी जो पोलियो के लिए हमने एंटीबॉडी ली है वो एंटीबॉडी पोलियो के वायरस को डिस्ट्रॉय कर देगी और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पैसिव इम्यूनिटी वो होगी जो आफ्टर बर्थ मिली लेकिन हमारी बॉडी ने नहीं बनाई, बाहर से आर्टिफिशियली हमने ली, जबकि एक्टिव वो होगी जो हमारी बॉडी ने आफ्टर बर्थ डिवेलप की। ये है हमारे पास टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है बेटा, आई होप आज का वीडियो सभी को पसंद आया होगा, सभी को समझ आया होगा। इम्यूनिटी जो है बेटा प्रेजेंट टाइम में हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो मैं आपको इसी वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ। इसलिए अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए रेगुलर ऐसी डाइट जो है लेते रहें जिसमें इम्यूनिटी बढ़ाने वाले न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो। जैसे विटामिन सी जो होता है ना, सिट्रस फ्रूट्स क्या होते हैं, जैसे नींबू, ठीक है ना, लेमन जो होता है, ऑरेंज जो होता है, तो ये सिट्रस फ्रूट्स हैं। तो ये सिट्रस फ्रूट्स आप रेगुलर लेते रहें। और भी कई ऐसे जो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनसे इम्यूनिटी बढ़ती है वो आप लेते रहें रेगुलरली। अपने घरों पर रहें, सेफ रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। इसी आशा के साथ आज का वीडियो मैं ओवर करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक लेकर वापस आऊँगा आपके साथ। तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।